बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल जासूसी जंक्शन। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ बाय मज़हर कलीम एम ए, ब्लैक मास्क, एपिसोड 1। राना हाउस के बैरूनी बरामदे में जमाना एक कुर्सी पर खामोश बैठा हुआ था। उसे यहाँ इसी हालत में बैठे हुए काफ़ी देर गुजर गई थी। जोसेफ इस दौरान कई बार इस बरामदे से गुजरा। हर बार उसने जवाना को इसी हालत में बैठे हुए देखा। क्या बात है जवाना, क्या सोच रहे हो? आखिर जोसेफ से ना रहा गया तो उसने रुक कर पूछ ही लिया। कुछ नहीं, बस वैसे ही बैठा हुआ हूँ, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके मुस्कुराने का अंदाज बता रहा था कि वह ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे। क्या एक क्रीमिया याद आ रहा है? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यही समझ लो, जवाना ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो फिर बॉस से छुट्टी लेकर चले जाओ और 2-4 हफ्ते वहाँ गुजारो, जोसेफ ने कहा। अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? जवाना ने कहा तो जोसेफ बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या एक क्रीमिया बदल गया है? जोसेफ ने कहा। नहीं, क्रीमिया तो अब भी वैसे ही है, अलबत्ता मैं बदल गया हूँ। अब ना मैं शराब पीऊँगा, ना किसी को टेढ़ी नज़र से देखने पर उसकी गर्दन तोड़ सकूँगा। फिर वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? जवाना ने कहा। इसका मतलब है कि तुम पर आज बोरियत के देवता का असर हो गया है, जोसेफ ने पास पड़ी हुई कुर्सी घसीट कर उस पर बैठते हुए कहा। जोसेफ, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मैं क्यों रह रहा हूँ, क्यों अपना वक्त और अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा हूँ। मास्टर अब कई माह इधर का रुख नहीं करते, फिर तुम और मैं सारा दिन यहाँ बैठे मक्खियाँ मारते रहते हैं। आखिर ये क्या ज़िंदगी है? जवाना ने इस बार तफसील से बात करते हुए कहा। तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए बॉस ने कभी रोका तो नहीं? कार तुम्हारे पास है, रकम भी यहाँ वाफिर मिकदार में मौजूद है, कोई हिसाब लेने वाला भी नहीं। जाओ और जाकर जो करना चाहते हो करो। यही तो असल मसला है, ना जाने मास्टर ने क्या जादू कर दिया है। अब कहीं जाने और कुछ करने को दिल भी नहीं चाहता। स्नेक किलर्स वाला एक मिशन मुकम्मल किया था, ज़िंदगी में कुछ लुत्फ़ आने लगा था, लेकिन अब उससे भी गए, जवाना ने कहा। तुमने भी तो अगली पिछली सारी कसर इकट्ठी निकालनी शुरू कर दी थी। ये क्रीमिया नहीं है, पाकेशिया है। यहाँ इस तरह का कत्लेआम पूरे मुल्क को हिला कर रख देता है, चाहे कत्ल होने वाले गुंडे और बदमाश ही क्यों ना हो, जोसेफ ने कहा। तुम ये बताओ कि क्या तुम यहाँ इस ज़िंदगी से मुतमईन हो? क्या तुम्हें अफ्रीका और उसके जंगल याद नहीं आते? जवाना ने कहा तो जोसेफ बेख्तियार हंस पड़ा। गुलाम अपने आका के ताबे होते हैं और आका का इत्मीनान गुलाम का इत्मीनान होता है। जब मैंने बॉस को आका तस्लीम कर लिया तो अब उसके हर हुक्म की तामील ही मुझ पर फ़र्ज़ है, और चूंकि आका का हुक्म है कि मैं यहाँ रहूँ, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। अफ्रीका और जंगल भी मुझे उस वक्त अच्छे लगते हैं जब बॉस साथ हो, वरना नहीं, जोसेफ ने जवाब दिया तो जवाना बेख्तियार हंस पड़ा। काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। बहरहाल अब मैं सोच रहा हूँ कि या तो यहाँ से चला जाऊँ और वैसे ही दुनिया में घूमता रहूँ, या फिर मास्टर से कहूँ कि वो मुझे गोली मार दे, जवाना ने कहा। सुनो, मुझे एहसास है कि तुम क्या सोच रहे हो, इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं। मुसलसल बेकारी के साथ अगर ज़हनी तौर पर इत्मीनान ना हो तो फिर ऐसे ही तासुरात होते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ, जोसेफ ने कहा। क्या कोई पुरस्कार अमल करोगे? जवाना ने हंसते हुए कहा। पाकेशिया में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ गंदे पानी के जोड़ों के देवता शूशू का असर कायम है। अगर तुम इन इलाकों की सफाई शुरू कर दो तो तुम्हें इस बोरियत से निजात मिल जाएगी, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। गंदे पानी के जोहड़, शूशू देवता, सफाई, क्या मतलब हुआ तुम्हारी बात का? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। चलो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। दारुल हुकूमत के शुमाल मगरिब में एक इलाका है जिसे टागोरा कहा जाता है। ये इलाका खासा बड़ा है। इस पूरे इलाके में बज़ाहिर तो आम से मकान है और मुतवसत तबके के लोग रहते हैं, लेकिन इस इलाके के बेशतर घरों में हर किस्म का गंदा काम होता है। फाश फिल्में, जिनसे शहर के नौजवानों के किरदारों को यहाँ ख़राब किया जाता है, उन्हें लालच देकर और ब्लैकमेल करके उनसे बाद में जुराइम कराए जाते हैं। इस तरह सैकड़ों मासूम नौजवान इस खौफनाक चक्कर में फंस कर अपने आप को और अपने ख़ानदानों को तबाह कर देते हैं। वहाँ के शरीफ लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने से भी डरते हैं, इसलिए पूरा इलाका गंदे पानी का जौहर बन चुका है और वहाँ शूशू देवता का गंदा काम ना सिर्फ जारी है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तुम वहाँ जाओ और इस इलाके की सफाई शुरू कर दो, जोसेफ ने कहा, और जवाना के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें इसके बारे में कैसे इल्म हुआ? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं एक बार वहाँ से गुजरा था तो मैंने शूशू देवता की बू सूंघी थी। फिर मैंने टाइगर से बात की तो टाइगर ने मेरे कहने पर वहाँ का दौरा किया और मुझे वो कुछ बताया जो मैंने तुम्हें बताया है, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। तो तुमने खुद उस गंदे पानी के जौहर की सफाई क्यों ना की? जवाना ने कहा। मैंने बॉस से कहा था, लेकिन बॉस ने मुझे मना कर दिया। उसने मुझे कहा कि राना हाउस को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए मैं खामोश हो गया, जोसेफ ने जवाब दिया। टाइगर ने वहाँ काम किया? जवाना ने पूछा। नहीं, टाइगर के ज़िम्मे भी बॉस ने ड्यूटी लगाई हुई है और वो इलाका उसकी ड्यूटी में नहीं आता, जोसेफ ने जवाब दिया। लेकिन वहाँ ये सब कुछ कौन करा रहा है? जवाना ने कहा। टाइगर के मुताबिक टागोरा इलाके में एक होटल है जिसे शरफू का होटल कहा जाता है। उस होटल का शरफू किसी कालू बदमाश का नुमाइंदा है। उस कालू ने यह सब कुछ वहाँ शुरू करा रखा है, जोसेफ ने कहा। तो उस कालू की गर्दन तोड़ने से सफाई हो जाएगी? जवाना ने कहा। नहीं, कालू तो बस एक मोहरा होगा। उसकी सरपरस्ती दारुल हुकूमत का कोई बड़ा बदमाश कर रहा है
लेकिन वो सामने नहीं आता। असल मसला उस गिरोह को ट्रेस करके उसका खात्मा करना है। वैसे टाइगर का कहना है कि उस गिरोह का मरकजी किरदार कोई राजा नामी बदमाश है, लेकिन यह राजा बड़े होटलों या क्लबों का आदमी नहीं है, इसलिए टाइगर उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जोसेफ ने कहा, ठीक है, तुमने वाकई दुरुस्त निशानदेही की है, ये वाकई स्नेक किलर्स का मिशन बनता है, लेकिन अब मास्टर से इजाज़त तो लेनी पड़ेगी। जवाना ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं बॉस से तुम्हारी बात करा देता हूँ। जोसेफ ने कहा, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? तुम भी तो स्नेक किलर्स के मेंबर हो। जवाना ने कहा, बॉस की इजाज़त के बगैर मैं राना हाउस नहीं छोड़ सकता। जोसेफ ने जवाब दिया, ओके, तुम मास्टर से मेरी बात कराओ। जवाना ने कहा तो जोसेफ उठकर चला गया। काफ़ी देर बाद वो वापस आया और आकर कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ, क्या मास्टर नहीं मिला? जवाना ने चौंक कर पूछा। नहीं, बॉस फ्लैट पर मौजूद था, मैंने उसे तफसील से सब कुछ बता दिया है। बॉस ने कहा है कि वो खुद राना हाउस आ रहा है, फिर बात होगी। जोसेफ ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठा एक साइंसी रसाले के मुताले में मसरूफ़ था। सुलेमान दोपहर और रात के खाने की खरीदारी के लिए मार्केट गया हुआ था। कुछ देर बाद फ्लैट का दरवाज़ा खुलने की मखसूस आवाज़ सुनाई दी तो इमरान समझ गया कि सुलेमान वापस आ गया है, और फिर वाकई सुलेमान के कदमों की मखसूस आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन इमरान चौंक पड़ा क्योंकि सुलेमान की चाल में वह मखसूस अंदाज मौजूद न था जो उसकी चाल का खासा था। इमरान ने रिसाले से नज़रें हटाईं और दरवाजे की तरफ देखने लगा। चंद लम्हों बाद सुलेमान हाथ में शॉपिंग बैग लिए दरवाजे के सामने से गुजरा। सुलेमान, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। आ रहा हूँ साहब। सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी और फिर थोड़ी देर बाद सुलेमान वापस आया तो वो खाली हाथ था। ज़ाहिर है वो शॉपिंग बैग किचन में रखकर वापस आया था। जी साहब, सुलेमान ने अंदर आते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इमरान उसे सर से पांव तक गौर से देखता रहा। क्या हुआ, क्या गिर गए थे, चोट लग गई है? इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। गिरा तो नहीं, बल्कि गिराया ज़रूर गया हूँ, टांग पर चोट लगी है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे कदमों की छाप सुनकर मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी चाल में फ़र्क है। तुम एक पैर को पूरी तरह ज़मीन पर रखकर नहीं चल रहे, इससे मैंने अंदाज़ा लगाया था। लेकिन हुआ क्या है? क्या ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? दिखाओ मुझे, इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं साहब, बस चोट लगी है, और टांग की चोट से ज़्यादा दिल पर चोट लगी है। सुलेमान ने लंबा सांस लेते हुए कहा। क्या कोई हसीना आलम नज़र आ गई थी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। साहब मजाक मत करें, मेरा दिल रो रहा है, काश मैं कुछ कर सकता, लेकिन। सुलेमान ने उसी तरह संजीदा लहजे में जवाब दिया तो इमरान के लहजे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब, क्या तुम वाकई संजीदा हो? इमरान ने कहा। साहब, मैं मार्केट से शॉपिंग करके वापस आ रहा था कि सुल्तानी मोहल्ले से गुजरते हुए मेरे कानों में किसी औरत के चीखने की आवाज़ें पड़ी तो मैं चौंक पड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो एक मकान से दो हट्टे कट्टे बदमाश नुमा आदमी एक नौजवान को गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आ रहे थे। उसके पीछे एक औरत चीखती हुई बाहर निकली। गली से गुजरने वाले लोग भी रुक गए। इर्द गिर्द के मकानों से भी लोग बाहर आ गए। उन दोनों ने नौजवान को गली के दरमियान ज़मीन पर पटका और फिर उस पर गोलियों की बौछार कर दी। सबके सामने उन्होंने इस नौजवान को इंतहाई बेदर्दी से हलाक कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि कालू के खिलाफ मुखबरी करने वाले का यही असर होगा। इसके बाद वो इत्मीनान से जाने लगे तो मैंने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं नीचे गिर पड़ा और मेरी टांग पर चोट आ गई, और वो दोनों तेज़ी से दौड़ते हुए गली मुड़कर गायब हो गए। वहाँ मौजूद किसी आदमी ने भी उन्हें रोकने की जुर्रत न की। सिर्फ उस नौजवान की माँ, वो औरत ज़मीन पर बैठी अपने बेटे की लाश देख देख कर बयान कर रही थी। मैंने उठकर लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये दोनों माँ बेटे टागोरा के इलाके के रहने वाले हैं। वहाँ किसी कालू बदमाश का राज है। इस नौजवान ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया गया और ये दोनों यहाँ आकर रहने लगे। फिर शायद इस जज्बाती नौजवान ने किसी को कालू बदमाश की मुखबरी की होगी। इस पर उसके आदमियों ने यहाँ आकर उसे सबके सामने हलाक कर दिया, और अब भी कोई उनके खिलाफ गवाही तक देने के लिए तैयार न होगा। बस साहब, कुछ ना पूछें मेरा क्या हाल हुआ, सुलेमान ने तफसील बताते हुए कहा। इमरान की पेशानी पर शिकने सी फैलती चली गईं। क्या ये सब कुछ दिन दिहाड़े हुआ है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ साहब, इंतहाई दीदा दलेरी से यह सब कुछ हुआ। किसी को जुर्रत नहीं हुई। हालांकि वहाँ इतने लोग थे कि अगर सब मिलकर उन पर टूट पड़ते तो उन्हें आसानी से ख़त्म भी कर सकते थे, लेकिन वह सब लोग इंतहाई खौफजदा थे। वह बुत बने सब कुछ देखते रहे। सिर्फ मैंने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धक्का देकर गिराया और चले गए। सुलेमान ने कहा। वेरी बैड। यहाँ दारुल हुकूमत का ये हाल है तो बाकी मुल्क में क्या हो रहा होगा? हम अपनी जानें हथेलियों पर रखकर जिस मुल्क के लिए दिन रात काम करते हैं, वहाँ शरीफ लोगों का यह हशर किया जाता है। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बज उठी। ठीक है, जाओ तुम, मैं देखूंगा कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है, इमरान ने कहा तो सुलेमान खामोशी से वापस चला गया। घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। तुम जोसेफ, क्यों फ़ोन किया है? क्या कोई ख़ास बात हो गई है? इमरान ने कहा। जी हाँ, जवाना पर बोरियत के देवता का असर हो गया है। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया।
क्योंकि जोसेफ की आदत थी कि वह हर बात का ताल्लुक देवी देवताओं से ही जोड़ दिया करता, इसलिए जब उसने बोरियत के देवता का नाम लिया तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। फिर जोसेफ ने जवाना से होने वाली सारी बात तफसील से दोहरा दी। इस दौरान जब जोसेफ ने टागोरा और कालू का नाम लिया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले सुलेमान ने जो कुछ बताया था उसमें भी टागोरा और कालू का नाम मौजूद था। ये टागोरा कोई इलाका है? इमरान ने सारी तफसील सुनने के बाद कहा। दारुल हुकूमत के शुमाल मगरिब में एक खासा बड़ा इलाका है, मुतवसत तबके के लोगों की आबादी है बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। तुम्हें सारे सिलसिले का कैसे इल्म हुआ? इमरान ने पूछा तो जोसेफ ने जवाब में वही सारी तफसील दोहरा दी जो उसने जवानों को बताई थी। तो तुम अब क्या चाहते हो? इमरान ने कहा। बॉस, बोरियत के देवता के असरात ख़त्म करने के लिए आप जवाना को इजाज़त दे दें कि वो उस गंदे पानी के जौहर की सफाई शुरू कर दे, जोसेफ ने कहा। तो तुमने जवाना जैसे मास्टर किलर को अब जमादार बना दिया है कि वो गंदे पानी के जौहरों की सफाई करता फिरे, इमरान ने कहा। तो फिर मुझे इजाज़त दे दें और जवानों को मास्टर किलर्स में वापस भिजवा दें, जोसेफ ने जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मैं खुद आ रहा हूँ, फिर बात होगी, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और उठकर खड़ा हो गया। रिसाला उसने वहीं मेज़ पर ही रख दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि सुलेमान खुद ही उसे उसकी मखसूस जगह पर रख देगा। लिबास तब्दील करके वो फ्लैट से नीचे उतरा और चंद लम्हों बाद उसकी कार राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। चूंकि इन दिनों सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस नहीं था और जोसेफ ने जिस तरह जवाना की कैफियत बताई थी, उससे इमरान को एहसास हो रहा था कि जवाना पर वाकई बोरियत के देवता के असरात होने चाहिए। और फिर सुलेमान ने भी इत्तफाक से जो कुछ बताया था वही जोसेफ ने बताया। इसलिए इमरान ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी फरागत का वक्त इस गंदे पानी की जौहर की सफाई पर खर्च कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी देर बाद उसकी कार राना हाउस में दाखिल हो रही थी। तो तुम पर बोरियत के देवता ने असर जमा लिया है, क्यों? इमरान ने जवाना के सवाल का जवाब देते हुए कहा। तो जवाना बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मास्टर, ये तो जोसेफ हर बात को देवी देवता से जोड़ देता है। बहरहाल वाकई मैं फारिग रहकर मर जाने की हद तक बोर हो चुका हूँ, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम स्नेक किलर्स के हेड हो, इस तंजीम को तो अब सरकारी सरपरस्ती भी हासिल है, लेकिन शायद अब तुम्हें स्नेक नजर आने ही बंद हो गए हैं, इमरान ने सिटिंग रूम में कुर्सी पर बैठते हुए कहा। स्नेक तो बहुत नजर आते हैं मास्टर, लेकिन मेरा पहला तजुर्बा ही महंगा पड़ा था, जवाना ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। बैठो, इमरान ने सामने रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो जवाना कुर्सी पर बैठ गया। देखो, हर मुल्क में जुराइम भी होते हैं और बदमाश भी हुआ करते हैं, लेकिन हर मुल्क की मुआशरत अलग-अलग होती है। पाकिस्तान में भी जुराइम होते हैं, लेकिन इन जुराइम को रोकने का यह तरीका नहीं कि तुम किसी अड्डे में जाओ और वहाँ बेदरेग कत्लेआम शुरू कर दो। तुम्हें चाहिए कि उन मामूली से लोगों को नज़रअंदाज करके उन बड़े सांपों को ट्रेस करो जो उनकी सरपरस्ती करती हैं। जब तुम उनका खात्मा कर दोगे तो फिर ये छोटे छोटे सांप खुद ब खुद बेज़रर हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में यूं समझ लो कि उन छोटे सांपों के दांतों में जो जहर की थैलियां लगाते हैं उनका खात्मा करो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। सॉरी मास्टर, मुझसे काम नहीं हो सकता कि मैं उन बदमाशों और गुंडों को छोड़ दूं और आपकी तरह जासूसी करता फिरूं। जो मेरे आगे बोलेगा मैं उसकी गर्दन लाजमन तोड़ दूंगा, चाहे वो छोटा सांप हो या बड़ा, जवाना ने साफ लफ्ज़ों में कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने कब कहा है कि तुम उनकी गर्दनें ना तोड़ो, लेकिन तुम गर्दनें तोड़ने का मेला लगा देते हो, बस यही असल मसला है, इमरान ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं अब वो काम ना करूँ जो मैंने पहले किया था, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर मेरी तरफ से इजाज़त है कि तुम टागोरा के इलाके की सफाई का आगाज़ कर दो, क्योंकि जोसेफ के फ़ोन से पहले सुलेमान ने मुझे जो कुछ बताया उसे जोसेफ की बात की तायद होती है, इमरान ने कहा। सुलेमान ने क्या बताया? कि उसके साथ कोई वाक़या हुआ है? जवाना ने चौंक कर पूछा। तो इमरान ने सुलेमान को बताई हुई तफसील दोहरा दी। तो जवाना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। काश सुलेमान की जगह मैं होता, जवाना ने कहा। तो आप चले जाओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है मास्टर, अब मैं ये काम करूँगा, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इजाज़त दे दी, जवाना ने कहा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी तंजीम का अदना सा मेंबर होने के नाते तुम्हारी मदद करूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाना बेख्तियार हंस पड़ा। आपकी मदद के बाद मेरे करने के लिए तो कोई काम बाकी ना रहेगा, अलबत्ता आप स्नेक किलर्स की रहनुमाई करते रहें, हमारे लिए यही काफ़ी है, जवाना ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा मतलब है सिर्फ रहनुमाई करता रहूं, इमरान ने हंसते हुए कहा। वो तो बहरहाल आप करते रहेंगे, अलबत्ता मैं आपको बाकायदगी से रिपोर्ट दिया करूँगा, आप हमारी रहनुमाई कर दिया करें, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दरअसल तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, इमरान ने कहा। ये बात नहीं, मैं दरअसल ये नहीं चाहता कि आप अपना काम छोड़कर इन छोटे छोटे गुंडों और बदमाशों से लड़ते फिरें, जवाना ने इस बार संजीदगी से जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर मैं टाइगर को बुलाकर तुम्हारे साथ भिजवाता हूँ, वह इन मामलात में खासा समझदार है, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने जेब से ट्रांसमीटर निकालकर उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फिर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया और फिर टाइगर को कॉल देना शुरू कर दी। और टाइगर के कॉल अटेंड करने पर उसने उसे फ़ौरन राना हाउस पहुंचने का हुक्म देकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तहखाने नुमा कमरे के एक दीवार के साथ एक अधेड़ उम्र शख्स जंजीरों से बंधा हुआ खड़ा था। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था और आंखें फटी फटी सी दिखाई दे रही थी।
यह आदमी अपने लिबास और अंदाज से किसी शरीफ खानदान का फर्द दिखाई दे रहा था। इस आदमी के मुंह पर टेप लगी हुई थी, इसलिए वो खामोश खड़ा था। अचानक इस तहखाने नुमा कमरे का दरवाज़ा खुला और एक दियो कामत इंतहाई वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो सर से गंजा था, उसके एक कान में बड़ी सी बाली थी। उसने जीन्स की पैंट पर गहरे सुरख रंग की हाफ आस्तीन शर्ट पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर जख्मों के बेशुमार मुंदमिल शुदा निशानात थे। छोटी छोटी आंखों में तेज चमक थी। उसकी ठोड़ी की हथौड़ा टाइप साख्त उसकी सफाकी और बेरहमी की निशानदेही कर रही थी। वो बड़े अकड़े हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे दो नौजवान थे। ये दोनों अपने लिबास और अंदाज से बदमाश और गुंडे दिखाई दे रहे थे। इनमें से एक के हाथ में एक कोड़ा था, जबकि दूसरे के हाथ में मशीन गन लटकी हुई थी। सबसे आगे आने वाला अंदर मौजूद एक कुर्सी पर अकड़ कर बैठ गया। फजलू, इसके मुंह से टेप हटाओ। कुर्सी पर बैठने वाले ने अपने एक साथी से कहा। यस बॉस। मशीन गन बरदार निकाह और तेजी से आगे बढ़कर उसने बंधे हुए आदमी के मुंह पर चिपकी हुई टेप बड़ी बेदर्दी से उखाड़ी। उस आदमी के मुंह से बेख्तियार हल्की सी चीख निकल गई। अभी से चीखने लग गए हो? तुमने क्या समझ लिया था कि काउंसलर बन जाने के बाद तुम जो चाहे करते फिरोगे? कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में तकरीबन थाड़ते हुए कहा। मैंने क्या किया है? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अधेड़ उम्र आदमी ने खौफजदा लहजे में कहा। मेरा नाम शरफू है और मैं सारे इलाके का बादशाह हूँ, समझे? तुम सुल्तानी मोहल्ले के काउंसलर हो। वहाँ हमारा एक दुश्मन जिसने हमारे आदमियों के खिलाफ मुखबरी की थी छुप कर रह रहा था। हमारे आदमियों ने उसे तलाश कर लिया और फिर उसे बाहर निकाल कर गली में गोली मार दी, ताकि दूसरों को इबरत हो। और तुम उस मरने वाली की माँ के साथ हमारे खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए पुलिस के पास गए थे। बोलो, गए थे ना? कुर्सी पर बैठे हुए आदमी जिसने अपना नाम शरफू बताया था मुसलसल बोलते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये काउंसलर होने के नाते मेरा फ़र्ज था। मैं अगर उस औरत के साथ ना जाता तो इलाके के लोग मुझे बुरा भला कहते। बंधे हुए आदमी ने आस्था से कहा। और अब इलाके के लोग क्या कहेंगे जब तुम्हारी दो नौजवान बेटियों को मेरे आदमी तुम्हारे घर से निकाल कर सड़क पर घसीटेंगे, उनके लिबास फाड़ डालेंगे, उनकी बेहुरमती करेंगे, फिर उन्हें गोलियां मारी जाएंगी, तुम्हारे पूरे घर को बोमों से उड़ा दिया जाएगा, इस कोड़े से तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा फाड़ दिया जाएगा। जब तुम अपने घर के सामने जिंदा लाश बने हुए पड़े होगे, बोलो उस वक्त इलाके के लोग क्या कहेंगे? शरफू ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम नहीं था। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। उस आदमी ने खौफ से कांपते हुए लहजे में कहा। मुआफ़ी का लफ्ज़ मेरे पास नहीं हुआ करता, समझे? तुमने हमारे खिलाफ कार्रवाई करके अपना और अपने खानदान का अंजाम भयानक बना लिया है। शरफू ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे कुछ न कहो, मैं वादा करता हूँ। अधेड़ उम्र आदमी ने और ज़्यादा खौफजदा होते हुए कहा। गेटू, शरफू ने उस कौड़ा बरदार की तरफ देखते हुए कहा। यस बॉस। गेटू ने फ़ौरन ही मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। चलो आगे बढ़ो और इस पर इतने कोड़े बरसाओ कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा जख्मी होने से ना रह जाए, लेकिन इसे जिंदा रहना चाहिए ताकि अपनी लड़कियों और अपने घर का इबरतनाक मंजर देख सके। शरफू ने कहा तो कोड़ा बरदार तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे कमरा उस बंधे हुए आदमी की चीखों से गूंज उठा। गेटू उस पर मुसलसल कोड़े बरसा रहा था। बस रुक जाओ, शरफू ने हाथ उठाते हुए कहा और कोड़ा बरदार पीछे हट गया। बंधा हुआ आदमी बेहोश हो चुका था। इसे होश में ले आओ, शरफू ने कहा तो उस गेटू ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करने शुरू कर दिए और फिर वो बंधा हुआ आदमी कराहता हुआ होश में आ गया। तुम्हारा नाम आगा है? शरफू ने कहा और उस बंधे हुए आदमी ने इस बात में सर हिला दिया। तो सुनो, मैंने तुम्हें सिर्फ एक हल्का सा सबक दिया है। अब सिर्फ मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ेंगे, लेकिन आज के बाद अगर तुमने हमारे आदमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो फिर वही होगा जो मैंने पहले बताया। पुलिस और इंतज़ामिया भी हमारे साथ इस काम में शरीक है और हमसे बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं, इसलिए वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये बात अच्छी तरह समझ लो। शरफू ने कहा। मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा वादा। आगा ने आस्था से कहा तो शरफू कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फजलू, तुम इसे खोलकर जीप में डाल कर ले जाओ और इसे इसके घर के करीब चौक पर उतार कर वापस आ जाओ, शरफू ने कहा। यस बॉस, उस मशीन गन बरदार ने कहा। गेटू, मैं अब अपने ठिकाने पर जा रहा हूँ, तुमने यहाँ का ख्याल रखना है, शरफू ने कोड़ा बरदार को हुक्म देते हुए कहा। यस बॉस, उस कोड़ा बरदार ने जवाब दिया। ये मेरी तरफ से तुम्हें आखिरी वार्निंग है आगा, वरना तुम्हारा जो होशर होगा वो दुनिया के लिए बरतनाक होगा, शरफू ने बंधे हुए आदमी से कहा। और इसके साथ ही वो मुड़कर तेज तेज कदम उठाता तेजी से तय खाने नुमा कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जमाना की जहाजी साइज की नई मॉडल की कार तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर जमाना था, जबकि साइड सीट पर टाइगर। जमाना टाइगर को साथ लेकर पहले इमरान के फ्लैट पर पहुंचा। फिर टाइगर ने सुलेमान से सुल्तानी मोहल्ले के उस मकान की तफसील मालूम की जहां पर उन गुंडा ने उस नौजवान को बाहर निकालकर गोलियां मारी थी, और फिर वहां से सुल्तानी मोहल्ले की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मेरी समझ में ये बात अब तक नहीं आई कि जब इन लोगों ने कालू का नाम ले दिया है तो फिर उस औरत के पास जाने और उससे बात करने का क्या फ़ायदा होगा। हमें सीधा उस कालू के पास जाना चाहिए, जवाना ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। इमरान साहब दरअसल सिर्फ उन बदमाशों का खात्मा ही नहीं चाहते, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि आम लोगों को भी इस बात का एहसास हो सके कि उनका साथ दिया जा रहा है
और उनमें भी उनके खिलाफ लड़ने का हौसला और हिम्मत पैदा हो सके। टाइगर ने जवाब दिया, तो क्या हम उस औरत को साथ लेकर उनके अड्डे पर जाएंगे? जवाना ने कहा। नहीं, बल्कि उसके बेटे को हलाक करने वालों को पकड़कर उस मोहल्ले में ले आएंगे और फिर सबके सामने उनका हशर करेंगे ताकि सबको मालूम हो सके कि ये लोग माफूकुल फितरत नहीं होते, बल्कि इनसे लड़ा जा सकता है। टाइगर ने जवाब दिया तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। बस अगले चौक पर कार रोक दो, इससे आगे तुम्हारी जहाजी साइज की कार नहीं जा सकेगी। टाइगर ने कहा तो जवाना ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया और फिर चौक की एक साइड पर बनी हुई पार्किंग में उसने कार रोक दी और फिर वो दोनों नीचे उतर आए। थोड़ी देर बाद वो दोनों तंग सी गलियों में गुजरते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे।